अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक चुड़ैल की पुरअसरार और खौफनाक कहानी। काली अंधेरी रात थी और वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। रात के सन्नाटे में पायल की आवाज़ गूंजी तो वो इधर उधर देखने लगा। कब्रिस्तान की तारीकी में एक बड़े से पुराने बरगद के दरख्त के नीचे उसे एक औरत खड़ी नजर आई। उसने दूर ही से पूछा, कौन हो तुम? रात गए इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? जवाब में उसे एक जोरदार बेहाना कहकहा सुनाई दिया। खौफ से उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। आलमगीर मंजिल में चारों तरफ गम के बादल छाने वाले थे क्योंकि वो अपना दम तोड़ने लगी थी। दाएं हाथ से अपनी बेटी के चेहरे से आखिरी बार मोहब्बत समेटकर अपने लबों पर जमा की। आंखें स्याह से स्याहतर होती जा रही थी क्योंकि वो शोहर से मोहब्बत करते करते उस चुड़ैल के हिसार में पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। पलंग पर लेटी वो सब पर आखिरी निगाह घुमा रही थी। दाएं सरहाने बैठी बेटी की आंखों में झांका तो उसका पहला दिन याद आ गया। बाएं पैर की जानिब खड़ी बी जान को देखा तो उसे अपनी माँ याद आई। नज़र उठाकर अपने शोहर आलमगीर की आंखों में झांका तो उसे अपना जहां दिखा और फिर आसमान पर निगाह जमा कर वो शोहर की गोद में ही दम तोड़ गई कि जिसके होंठ स्याह हो चुके थे, आंखों के नीचे हल्के घड़े हुए थे, सारे बाल झड़ चुके थे। वो भारी वजूद की मालिका सूखी डंडी की मानिंद होकर इस दुनिया से अब रुखसत हो चुकी थी। बस चीखो पुकार थी, आहो बका था, सबका उसके वजूद के साथ लिपटना था। किसी अल्लाह वाले से बहुत दम दरूद के बाद आलमगीर को उस चुड़ैल से छुटकारा मिला था। 7 साल बाद वो शख्स जो दूर से चला आ रहा था, जिसके कदमों की टाप कभी हल्की थी तो कभी तेज, पिछले 1 हफ्ते से उसकी कार मैकेनिक के शॉप पर खड़ी थी क्योंकि उसकी कार खराब थी। इसीलिए वो अभी पैदल चलता हुआ अपने दोस्त वली के घर से आ रहा था। आज वली के यहाँ तमाम दोस्तों की बड़ी दावत थी। सुनसान सड़क, इतनी सुनसान कि उस शख्स की कोल्हापुरी चप्पलों से पैदा होने वाली आवाज़ भी माहौल को खौफनाक बना रही थी। उस वक्त वो सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस फुटपाथ पर चलता हुआ अपने घर की जानिब रवाना था। उसके दाएं तरफ छोटी दीवार बहुत दूर से उसके साथ चलती आ रही थी, जिसने एक चटियल मैदान को फुटपाथ और सड़क से अलग किया हुआ था, जबकि बाएं तरफ वही सुनसान मगर साफ सड़क थी। वो शख्स हर ताक कदम उठाने के बाद एक नज़र अपने पीछे डाल रहा था कि किसी बहाने कोई टैक्सी, रिक्शा या फिर मोटरसाइकिल चलाने वाला कोई बंदा बशर दिख जाए कि जिसके साथ वो इस काली अंधेरी रात में अपने घर खैरो आफियत के साथ पहुंच जाए। थोड़ी दूर चलकर उसने अपने वजूद को दाएं जानिब मोड़ा था और इसी दौरान वो कदे आदम जैसे लंबे चौड़े दरख्त के नीचे से गुजरा था। शायद जब भी रोंगटे उसके वजूद पर साकित पहरेदार की तरह खड़े हुए थे। उस सड़क से उसका घर काफी करीब था। वो 40 साला शख्स अभी चंद कदम ही चला था कि फुटपाथ पर एक औरत को सिमटी हालत में बैठा देखा। जवाबन उसने अपने कदमों की तेजी में कमी की, नजर चारों तरफ घुमाकर उससे सवाल कर गुजरा। सवाल या फिर गलती? सुने, क्या कुछ मदद दरकार है आपको? वो जो अपने दोनों हाथों को तय करके उस पर सर गिराए रो रही थी, उस शख्स के हलक से निकलते उस सवाल ने उसके रोने की कैफियत में इजाफा किया। वो शख्स काफी घबराते हुए 2 कदम पीछे हुआ। उसे माजी याद आया और फिर अगले ही लम्हे हौसला थामते हुए उसके आगे से निकलता हुआ अपनी राह का मुसाफिर बना। इसके सिवा वो कर भी क्या सकता था? गलती तो वो कर ही चुका था। अभी उसने वो सड़क मुकम्मल तय भी नहीं की थी कि उस औरत को अपने बाएं कांधे की जानिब देखकर दिल पकड़ बैठा। उसे अपने सीने में शदीद जकड़न महसूस हुई। उसके कदम मन भारी हो गए। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके कंधों पर कोई वजनी शय सवार हो गई हो। चलना मुहाल हो गया था। वो चीखना चिल्लाना चाहता था लेकिन जुबान जैसे तालू के साथ चिपक गई थी। इतने में वो चुड़ैल नुमा औरत हलक के बल कहका निकालती हुई अपनी जुबान पर लगा ताला हटाती हुई बोली, तुम जैसे हसीन मर्दों को किसी ने नहीं बताया कि रात के इस पहर किसी औरत से सवाल नहीं करते? क्यों बार बार एक ही गलती करते हो?
उस चुड़ैल ने अपनी लाल अंगारा आंखों का जादू चलाया था। 3 माह बाद उस वक्त वो कमरे के ऐन दरमियान में बैठी थी। सर के ऊपर पंखा चल रहा था। पंखे से पैदा होने वाली हवा में वो अपने बाल नीम खुश्क कर रही थी। दरमियाने बाल थे, ना ही ज्यादा घने और ना ही ज्यादा कमजोर, बस दरमियाने बाल के जिससे उसकी पीठ ढक जाती थी। और इतने बाल ही उसके वजूद पर काफी दिखते थे क्योंकि वो थी ही सिर्फ 13 साल की। उसकी निगाह के सामने थोड़े से फासले पर बिल्ली बैठी थी। आम सी बिल्ली थी जिसका चेहरा और टांगे सफेद थीं मगर जिस्म और पूंछ स्याह काली थी। ताशी ने एक झटके से अपने बाल दाएं कांधे से हटाकर पीठ पर फैलाए कि बिल्ली ने अपने हलक से मियाऊं की आवाज निकाली। जवाबन ताशी के गुलाबी होंठों पर गहरी मुस्कान बिखरी। बिल्ली के सर पर अपने दाएं हाथ से खुजाते हुए इस तरह मुखातिब हुई कि जैसे वाकई बिल्ली उसकी बात को समझ लेगी और बाकायदा उसे जवाब देगी। तुम तो बहुत शरारती हो गई हो चंदा। चंदा ये बिल्ली का मोहब्बत भरा नाम था जो उसने 3 माह पहले ही रखा था। ताशी मुसलसल उसके साथ खेल रही थी जब ही कमरे में बीजान दाखिल हुई। ताशी, तू इस निजिस बिल्ली को क्यों छू रही है? पता भी है तुझे कि इसके बालों से दमे की बीमारी होने का खतरा होता है। ना जाने किससे छुपकर तूने ये बिल्ली पाल ली। बीजान, आप जानती भी हैं कि मैंने ये बिल्ली नहीं पाली। ना जाने कैसे ये खुद ही पल गई है बेचारी। अब आप मुझे इल्जाम देती हैं। अगले ही लम्हे ढीठ बिल्ली बीजान को जलाने के लिए ताशी के पैरों से लिपट गई थी। आलमगीर मंजिल के कदामत दीवार पर लगे घड़ियाल में उस वक्त रात के 3 बजे थे। ये दीवार सहन की सदर दीवार थी और दालान की अगबी दीवार। घड़ियाल के ऐन नीचे 2 पलंग बिछे हुए थे जिसमें से एक पलंग ताशी का था और दूसरा पलंग बीजान का था। सहन में उस वक्त तो काला अंधेरा छा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि चांद की 13 तारीख थी तो ऐसा मुमकिन नहीं था। सहन समेत आधे दालान में भी चांद की रोशनी छन कर आ रही थी। इस तरह अंदर बने कमरों में भी नीम अंधेरा था, पर इतनी रोशनी में भी बीजान सहन में डले पलंग पर मधोश सो रही थी। साथ ही ताशी का भी पलंग डला हुआ था, लेकिन वो बेहद बेचैन थी। चाको चौबंद निगाह से चांद के हिसार में इस कदर मुब्तला हो चुकी थी कि पिछले 4 घंटे से इस डर से नहीं सो रही थी कहीं उसकी आंख ना लग जाए और वो चांद की उस ठंडी रोशनी से हाथ धो बैठे। इस दौरान बिल्ली उसके पलंग पर उछल कर आई। जवाबन उसने पूरी ताकत के साथ चीख मारी। अब तो आलमगीर मंजिल में आगे ताशी और बिल्ली थी और उनके पीछे बीजान थी। और ऐसा क्यों ना होता, ताशी की चीख ने उनका दिल मुकम्मल तौर पर जो बंद कर दिया था। बीजान इस बात को जानते हुए कि वो दिल की कमजोर हैं, पलंग पर बैठी और सांस पर काबू पाते हुए अपनी तबीयत बहाल करने लगी। मैं कह रही हूँ ताशी, इस मनहूस बिल्ली को मेरी नजरों से परे कर दे, वरना मार डालूंगी मैं इसे। बीजान अपने तेजी से दौड़ने वाले दिल पर काबू पाने लगी कि ताशी भी उनके हमसरा बैठी। उसका भी दिल बेकाबू था, लेकिन उसका दिल बेकाबू खौफ के मारे था, भागने के मारे नहीं। बीजान, मुझे तो लगा कि शेरनी ने मेरे ऊपर छलांग लगाई है, इसीलिए तो मैं चीखी थी, वरना मुझे क्या जरूरत थी कि इतनी सी बिल्ली से डरकर उस बला की चीख मारूं। और ऐसा ही हुआ था। वो बिल्ली उसे लम्हे भर के लिए शेरनी ही दिखी थी। भाड़ में जा तू और भाड़ में जाए तेरी बिल्ली। आ जाए जरा तेरा बाप आलमगीर, उसे तेरे किस्से तो मैं खोल खोल कर सुनाऊंगी। बीजान की इस बात पर ताशी ने अपने लबों की ऊपरी तह पर अल्फाज जमा किए थे और उसकी बहुत चाहती कि बीजान को जवाब दे कि सदर दरवाजे के करीब लगी डोरबेल को किसी ने शिद्दत से बजाया, लेकिन बत्ती गुल होने की वजह से डोरबेल घर के सहन में चीख ना पाई। फिर उसने अपने हाथ का इस्तेमाल किया और दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। आलमगीर मंजिल के सहन तक आती आवाज की धप धप सुनकर ताशी 10 सीढ़ियां उतरकर सदर दरवाजा खोलने गई थी। दरवाजा खोलने पर ताशी खासी हैरान हुई थी। एक दफा तो उसे लगा कि उसे फिर से जोरदार चीख मारनी चाहिए, लेकिन फिर वो बीजान के खौफ से अपनी थूक सटक कर रह गई। घबराई हुई कैफियत को खुद पर तारी करके भारी आवाज में बोली, जी कौन है आप? वो औरत जो उस वक्त अंधेरे में काली चुड़ैल के जैसी लग रही थी, पीठ पर डले बालों को बाएं कांधे पर लाते हुए इंतहाई मुहज़्ज़िब अंदाज में बोली, हमें आलमगीर ने भेजा है।
अगले ही लम्हे उसने जमीन पर रखा सूटकेस अपने दाएं हाथ से उठाया। ताशी अपने ऊपर तमाम कयामत को तोड़ते हुए बोली, बाबा ने? ताशी को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो रात के इस पहर दरवाजा खोलने इसीलिए आई थी कि उसका बाप आलमगीर ताशी के हाथ को अपने हाथों में दबोच कर ये वादा करके गया था कि वो 3 माह बाद जरूर आएगा, लेकिन उसने तो किसी और को भेज दिया, या फिर वो खुद आई थी। उस औरत ने अगले ही लम्हे में पलक झपकने के साथ दाएं हाथ से सूटकेस एक बार फिर जमीन पर छोड़ा और ताशी के बाएं गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार समेटकर अपने लबों पर फैलाया। ताशी को इस बात का एहसास हुआ कि उसके नाखून काफी नोकीले और बड़े हैं, क्योंकि बाकायदा वो नाखून ताशी के गाल पर चुभे थे। अरे मेरी बेटी, मुझे बीजान के पास ले चलो, आलमगीर का पैगाम देना है, तुम्हारे बाबा का पैगाम। चलो, मुझे ले चलो। उस वक्त ताशी सहमने के अलावा कुछ और न कर सकी। उस औरत को अपने साथ 10 सीढ़ियां चढ़ाकर सहन तक ले आई। सहन के सदर दीवार पर लगे घड़ियाल में 4 बज रहे थे और सहन के बीचों बीच बीजान की अदालत लगी थी। वो अपनी चारपाई पर टांगे समेट कर बैठी थीं। उनके बाएं कांधे को ताशी ने बुरे तरीके से दबोचा हुआ था। वो औरत के जिसने छोटे ब्लाउज वाली साड़ी पहनी हुई थी और उसके पल्लू को समेट कर कांधे पर डाला हुआ था, जिससे उसके पेट की नुमाइश बाकायदा हो रही थी। उसने अपने बालों की चोटी बना रखी थी और उसी चोटी को उसने फिर झटका देकर पुश्त पर गिराया। उस औरत की गहरी काली स्याह सुरमे से कैद आंखों में हंसी छलक रही थी। लबों को सुर्ख लिपस्टिक से रंगा हुआ था। बीजान अभी उसे ऊपर से नीचे तक पूरा देख भी न सकी थी कि उसने अपनी काली नजरों का जाल ताशी पर गिराना शुरू किया। ताशी किसी हद तक सहम कर बीजान की पुश्त में छुपी। उसने खुद को समेटने की अनथक कोशिश की, लेकिन वो स्याह औरत तो अपनी आंख के साथ रंग बदल चुकी थी। ताशी के इस खौफ को देखकर वो औरत एक बार फिर अपनी हंसी दबा गई। बीजान ने खासे गुस्से से सवाल किया, कौन है तू और क्यों कर मेरे घर में घुस आई है? मैंने बताया तो है बीजान कि मुझे आलमगीर ने भेजा है। क्यों भेजा है आलमगीर ने तुझे यहाँ? क्योंकि आलमगीर ने मुझसे शादी जो कर ली है बीजान। उस स्याह औरत की बेमुका बात को सुनकर ताशी बीजान की पीठ से निकलकर मुकम्मल आंखें फाड़े उसे देखती रही। ताशी जान नहीं पा रही थी कि उसके बाप ने क्यों कर उस पर यह क़यामत तोड़ी है और क्यों कर फैले हुए अंबर की बिजली उस पर गिराई है, जिसने आवाज भी नहीं की और ताशी को जलाकर राख भी कर दिया। लेकिन क्या ये बात वाकई सच थी या फिर वो दोबारा लौट आई थी? अच्छा, जभी तो मैं बोलूं कि आलमगीर क्यों मुझे फोन नहीं करता, क्यों मुझसे और अपनी बेटी से बात नहीं कर रहा? ये सब तेरी वजह से है मनहूस औरत, बेहुदा कहीं की। 13 साल की मासूम लड़की उस वक्त बुरी तरह से सहम गई थी। ताशी अपनी बाएं आंख की तिरछी निगाह से उस औरत को देख रही थी या जिसने अपनी जरूरत से ज्यादा लंबी जुबान निकालकर ताशी को मजीद खौफजदा किया था। लेकिन बीजान ये देख ना पाई थी। वो औरत उठकर कमरे में दाखिल हो गई। बीजान मगरिब की नमाज अदा कर चुकी थी। अब ताशी को फर्श पर बिठाई उसके सर पर मालिश कर रही थी। दोनों ही उदास और परेशान थीं, क्योंकि दोनों ही इस औरत के आने से नाखुश थीं कि जिसने आज सुबह ही अपना नाम बेला बताया था। ताशी तो जैसे उस वाक्य से भुत्सी गई थी। उस अंधेरी रात के बाद बहुत कम ही उससे बोलता सुना था। बीजान को किसी हद तक शक था कि कहीं वो चुड़ैल फिर से ना लौट आई हो, लेकिन ताशी ना डरे इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। ताशी हर वक्त खोई खोई और सहमी हुई रहती थी। उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात उस बेहुदा खौफनाक औरत से जुड़े थे, जो बीजान से आंख बचाकर ताशी को अपनी स्याह आंखों में उलझा दिया करती थी। किस तरह वो अपनी आंखों को 7 रंगों से रंगती थी, किस तरह वो अपनी बड़ी सी जुबान ताशी के गालों पर फेरती थी और किस तरह वो फ्रिज से कच्चा गोश्त निकाल कर निगल जाती थी और जिसके दांत भी बेइंतहा नोकीले हो जाते थे, जिसके बाल हर लम्हे में बढ़ रहे थे और अक्सर वो अपने बालों को तोड़ तोड़ कर ताशी पर उछालती थी, जिससे वो मासूम और सहम जाती और उसके हलक से एक आवाज तक न निकल पाती थी। मैं उससे कहूंगी कि मुझे अपने और आलमगीर का निकाह नामा दिखाए कि जिसकी बिना पर इस बात को यकीनी मानूं कि आलमगीर ने उससे निकाह किया है। मालूम नहीं कहां से आ गई है ये डाइन, जी करता है इसे मार डालूं।
बीजान ताशी के सामने बैठकर ये बातें कर रही थी। अचानक ताशी को बिल्ली का ख्याल आया, क्योंकि बीजान अक्सर बिल्ली को देखकर भी यूं ही ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती थी। ताशी बेचैन होती हुई मुखातिब हुई, बीजान, मेरी बिल्ली कहाँ है? फिर वो उसी वक्त बिना डरे कमरे से बाहर निकलकर सहन की जानिब लपकी तो बिल्ली की खाल को तने तन्हा सहन के वस्त में देखकर चीखती हुई बेहोश हो गई। ताशी की चीखें सुनकर बीजान सहन में दौड़ी आईं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। बिल्ली की खाल इस तरह पड़ी थी जैसे उसका गोश्त एक एक रेशा करके निकाल दिया हो, कि जैसे भूसा भरे कपड़े से भूसा निकाला हो। बीजान उपकाई भरते हुए ताशी को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले आई। वो उसे होश में लाने के लिए उसके गाल थपथपा रही थी, मगर ताशी को होश आना मुश्किल लग रहा था। बीजान एक बार फिर कमरे से निकलकर किचन की तरफ लपकी, जिसका रास्ता सहन से होकर जाता था। ठंडे पानी से भरा ग्लास लेकर कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर अपना दिल पकड़ बैठी। बीजान का दिल ऐसा हो रहा था जैसे अभी मुंह को आ जाएगा। तू यहाँ क्या कर रही है? छोड़ दे मेरी बच्ची को, निकल जा यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकल जा इस कमरे से। बीजान हलक के बल चिल्लाई। बेला ने अपने वजूद में ताशी को घुसाया हुआ था। उस वक्त वो काली साड़ी में मलबूस थी और उसके दाएं कान के ऊपर गुलाब भी लगा था। बाल कल के मुकाबले में और ज्यादा लंबे और काले दिख रहे थे। वो अपने नोकीले नाखूनों को इस जोर से ताशी के गालों पर फेर रही थी कि खाल साथ साथ उभर रही थी। मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ बीजान? मुझे तो आलमगीर ने भेजा ही इसी के लिए है। अगले ही लम्हे वो अपनी लंबी पतली खौफनाक जुबान निकालकर ताशी का बायां हाथ चाटने लगी। बीजान चाहे बहादुर थी लेकिन थी तो बूढ़ी ही। चक्कर आने की वजह से ग्लास छूटकर फर्श पर गिरा। कुछ लम्हे के लिए उनकी आंखें मूंद गईं। दरवाजे की चौखट पकड़कर उन्होंने सहारा लिया और फिर जैसे ही आंखें खोलकर ताशी की तरफ देखा तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बेला वहां से गायब थी और ताशी बेहोशी की उसी कैफियत में कमरे के फर्श पर गिरी पड़ी थी। बीजान ताशी पर लपकी तो उसके गालों से खून निकल रहा था, क्योंकि बेला बहुत सख्ती से अपने नाखून चुभो कर गई थी। अगली रात जब बेला कुछ घंटों के लिए घर से बाहर निकली तो बीजान ताशी को अपनी गोद में लिटा चुकी थी। उसकी तबीयत अब कल से बेहतर थी। बीजान उसका नरमी से सर से हिला रही थी। ताशी, तू डर मत, तेरी दादी जिंदा है अभी। बीजान, मुझे उस बेला से खौफ आता है। चंदा, तेरे बाप का फोन बंद आ रहा है। अगर वो कॉल उठाए तो उस अकल से पैदल इंसान के सर पर मैं जूते बरसाऊं कि किस कदर अहमकाना हरकत की है उसने। और ये भी हो सकता है कि उसे तो पता ही ना हो। क्या मतलब बीजान? कुछ नहीं चंदा। बीजान ताशी को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। बीजान, मेरी बिल्ली भी मर गई। मुझे तो लगता है मेरी बिल्ली को भी इन्होंने ही मारा है। जिस तरह मुझे तकलीफ दी है, बिल्कुल इसी तरह उसे भी मार दिया होगा। बीजान भी सोचने लगी कि आखिर ये औरत रात के इस पहर गश्त पर क्यों निकलती है। दादी पोती मजीद बातें करती कि एक बार फिर से आलमगीर मंजिल के सदर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार बूढ़ी बीजान उस औरत के लिए दरवाजा खोलने गई थी। वो उनसे एक सीढ़ी पीछे चलती आ रही थी। सहन तक पहुंचने पर बीजान चिल्ला उठी, मुझे अपना और आलमगीर का निकाहनामा दिखा। निकाहनामा? बेला ने ये बात सुनकर बेजो कह लगाना शुरू कर दिए। बीजान एक बार फिर अपने हलक के बल चीखी, हाँ, निकाहनामा मांग रही हूँ, दिखा मुझे, कहाँ है निकाहनामा? लेकिन बेला पर बीजान की बात का कोई असर ना हुआ। वो कह लगाती हुई आगे निकल चुकी थी और बीजान फिर तमाम कुव्वत लगाने के बावजूद भी वहां से हिल ना सकी और ना ही आगे कुछ बोल सकी। वो जब भी उसके करीब जाना चाहती थी तो उनका ध्यान ना जाने कहाँ भटक जाता। कभी कोई बल्ब फूट पड़ता, कभी दूध उबल के गिर जाता, कभी ताशी को कुछ हो जाता तो कभी बीजान की अपनी हालत गैर हो जाती। अक्सर उनके सहन में आसमान से गोश्त के छीछड़े भी गिरते थे, जिससे पूरे घर में गलीज बदबू फैल जाती। इसी खेल खेल में उस बेला को यहाँ रहते 15 दिन गुजर गए थे और दादी पोती बुरी तरह से उसके हिसार में जकड़ी जा रही थी। वक्त के साथ जब आलमगीर की भी कोई खबर नहीं मिल रही थी और घर का माहौल भी बहुत खौफनाक और पुरअसरार हो रहा था तो बीजान ने तंग आकर ताशी का हाथ थामा और घर से निकल गई।
असर का वक्त हो रहा था, वो अपने हाँफते कांपते दिल के साथ पैदल चलते चलाते आलमगीर के हर दिल अजीज दोस्त के घर पहुंची। उन्होंने घर का दरवाजा पीटा। उसकी बेगम ने खोला। बीजान, आप? वली की बेगम, जिसका नाम नैना था, वो बीजान के गले लगी। बीजान को अंदर लाकर सोफों पर बिठाया। वली कहाँ है? वली ने अपना नाम सुना तो आ गया। बीजान, मैं तो घर पर ही हूँ, आप इस कदर क्यों परेशान हैं? वली, आलमगीर के बारे में कुछ खबर है क्या तुझे? नहीं बीजान, क्यों, क्या हुआ? वो 3 माह पहले दुबई गया था। दुबई जाने के बाद उससे फिर कभी बात ही नहीं हुई। जवाबन बीजान ने वली को सारी बात बता दी। बेटा, उस रात जब वो तेरे घर से दावत पर वापस आ रहा था तो उसके हवास भागता थे, किसी की परवाह ही नहीं थी उसे। कभी वो जोर जोर से कह लगाता तो कभी चीखता चिल्लाता, कभी रोता तो कभी अपने आप को मारता पीटता। मैं उस पर दम दरूद करती तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद दोबारा से उस पर वही हज़ियानी कैफियत तारी हो जाती। इसी कैफियत में वो अपनी ड्यूटी पर दुबई चला गया। हालांकि मैं उसको मना कर रही थी कि तेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, तो दोबारा से उस आमिल के पास जा, लेकिन वो ये बात सुनकर मुझे गुस्से से चिल्लाता। उसकी दीवानों जैसी हालत देख के ऐसा लगता जैसे वो मुझे और अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा देगा। इसी कैफियत में फिर वो अपनी ड्यूटी पर वापस दुबई चला गया। आज 3 माह से ज्यादा का वक्त हो गया है, उसकी कोई खबर नहीं और ना ही किसी किस्म का राब्ता हो पा रहा है उससे। कॉल करो तो जवाब मौसूल नहीं होता। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं उसकी तरफ से। बीजान फूट फूट के रोने लगी। फिर ताशी ने एक एक लम्हे के बारे में वली को आगाह किया कि किस तरह से बेला उनके घर, उनकी जिंदगी में आ गई है और किस तरह वो उनके घर में रह रही है। वो बताती है कि आलमगीर ने उससे निकाह करके उसको यहाँ भेजा है। वली चाचू, मैं तो बाबा के इंतजार में थी। वो मुझसे वादा करके गए थे कि पूरे 3 माह मुकम्मल होने के बाद वो आ जाएंगे। वो तो नहीं आए। उनकी जगह वो ड्राउनी बेला आंटी आ गई हैं। वो बेहद बुरी हैं। ताशी भी रोना शुरू हो गई। बीजान, हम उसकी कंपनी में किसी से राब्ता करके देखते हैं, क्या इल्म के बात हो जाए, और वैसे भी आप परेशान नहीं हो, उसके बॉस का नंबर है मेरे पास। वली की इस बात ने बीजान के साथ ताशी को भी खूब सहारा दिया था। वली ने अगले ही लम्हे आलमगीर के बॉस को कॉल की। पहली कॉल तो उन्होंने रिसीव ही नहीं की, लेकिन बीजान और ताशी की परेशानी की वजह से वली बार बार कॉल मिलाता रहा। आखिर वहां से कॉल पिक की गई। आलमगीर के मुतल्लिक वली ने सारी बात की, लेकिन वहां से जवाब पर वली की निगाहें मांद पड़ गईं और आंसू छलकने लगे। बीजान ने इशारतन वली से पूछा कि क्या हुआ। वली ने जवाब दिया, उन्हें इल्म नहीं है बीजान। वो तो कह रहे हैं आलमगीर 3 माह पहले पाकिस्तान आने के बाद लौटा ही नहीं। आलमगीर के बॉस ने भी उससे राब्ता करने की बहुत कोशिश की कि वो वजह बताए वो पाकिस्तान से अब तक वापस क्यों नहीं आया, लेकिन आलमगीर से उनका भी कोई राब्ता नहीं हुआ। मेरा बच्चा पाकिस्तान में नहीं है, दुबई वाले कहते हैं वहां भी नहीं पहुंचा, तो फिर मेरा बच्चा कहाँ गया? वली, खुदा के लिए तू अपने दोस्त को ढूंढ ला और पता लगा कि ये औरत कौन है जो अपने आप को आलमगीर की बीवी कहती है। ताशी बेटा, ये तुम्हारे गालों पर निशान कैसे हैं? अरे बेटा, ये उसी मनहूस बेला की देन है। बीजान, वो बेला नहीं, वो चुड़ैल है, वो वही चुड़ैल है। शायद वो फिर से वापस आ गई है। बीजान भी अपनी सी शक्ल लेकर घर से निकल आई, क्योंकि वो ये बात पहले से जानती थी, बस ताशी की वजह से खामोश थी। बीजान ने चाबी घुमाकर सदर दरवाजा खोला और ताशी का हाथ पकड़कर वो डरे सहमे से कदम उठा रही थी। इसी खौफ के हिसार में वो सीढ़ियां चढ़ चुकी थी। सहन में कदम रखा तो सामने मोहल्ले की एक औरत बीजान से बातें कर रही थी, मगर ये क्या, बीजान तो ताशी के साथ खड़ी थी। तो फिर ये कौन है? उस औरत ने खटके की आवाज से जब पीछे देखा तो बीजान ताशी के साथ खड़ी थी, और फिर जब घबराहट के आलम में सामने की तरफ देखा तो अब बेला अपने खौफनाक चुड़ैल के रूप में मौजूद थी। उस औरत की कमबख्ती थी कि बेला चुड़ैल ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसकी गर्दन को सख्ती से दबोचकर सर को धड़ से अलग कर दिया। बीजान चीखती चिल्लाती ताशी को लेकर वहां से भाग निकली। बीजान को गम था कि वो उस घर में सब कुछ छोड़ आई थी। उस घर से कितनी यादें जुड़ी थीं, महज सिर्फ एक चुड़ैल की वजह से। क्या वो इतनी कमजोर थी?
نہیں، وہ بس تاشی کی وجہ سے بے بس ہو گئی تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کے بغیر تاشی کا کیا ہوگا۔ وہ اپنی بہو اور بیٹے کو کھونے کے بعد تاشی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بس اسی خوف سے وہ وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ 3 سال بعد تاشی 16 سال کی ہو چکی تھی۔ بی جان اب بیساکھی استعمال کرنے لگی تھی۔ بیٹے کی جدائی نے انہیں اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ بولتے وقت بھی سوچنا پڑتا تھا۔ دونوں دادی پوتی اسی شہر کے کسی دور دراز کے علاقے میں منتقل ہو چکی تھیں۔ یہ چھوٹا سا گھر ولی نے ہی عالمگیر سے گہری دوستی کی بنا پر اس کی ماں اور بیٹی کو بغیر کرائے کے دیا تھا۔ بی جان وہ کون تھی؟ تاشی بی جان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ دونوں ہی ایک چارپائی پر تھیں۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے بیٹا، جب تو 6 سال کی تھی تیرا باپ اسی طرح رات گئے آتا تھا۔ ایک روز قبرستان کے سامنے سے گزر رہا تھا جب غلطی سے اس سے سوال کر بیٹھا اور وہ تیرے باپ کی خوشبو سے مہک اٹھی، اس پر عاشق ہو گئی۔ عالمگیر تیری ماں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اچانک ہی ان دونوں میاں بیوی میں شدید کشیدگی ہونے لگی۔ وہ چڑیل تیرے باپ پر حاوی ہو جاتی اور پھر اسی دیوانگی کی حالت میں تیرا باپ تیری ماں کو مارتا پیٹتا۔ پھر اس چڑیل نے تیری ماں کو لپک لیا۔ تیری ماں ہر وقت ڈری سہمی رہتی۔ راتوں کو نیند آنا ختم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری کالی ہوتی جا رہی تھیں، ساتھ ہی ان میں گھڑے بنتے جا رہے تھے۔ تیری ماں کے سر کے بال گر گئے، وزن تیزی سے گھٹنے لگا اور وہ ایک ڈھانچہ سی بنتی جا رہی تھی۔ اور پھر اسی حالت میں ایک روز وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر میں نے عالمگیر پر بہت دم درود کرائے۔ بڑی وقتوں سے اس چڑیل سے جان چھوٹی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیسے 7 سال بعد وہ بیلا کے روپ میں ہمارے گھر آ پہنچی۔ میں نے سنا ہے بیٹا، یہ ڈائنیں پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک ان کا حصول مکمل نہ ہو جائے۔ اچانک ہی گھر کا دروازہ بجا۔ تاشی اور بی جان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر اچانک ہی انہیں یاد آیا کہ دودھ والا شاید دودھ دینے آیا ہوگا، کیونکہ شام کے 5-6 بج رہے تھے۔ تاشی دروازہ کھولنے گئی تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنا وجود ہوا کی طرح لگا۔ پھر اسے خود کو سنبھالنے میں وقت لگا، کیونکہ یہ عالمگیر نے دستک دی تھی، اس کے باپ نے۔ بابا! تاشی عالمگیر سے لپٹ گئی۔ عالمگیر تاشی کو خود سے لپٹاتا ہوا اندر کمرے میں آیا۔ عالمگیر تو؟ اچانک؟ بی جان خوش ہونے سے زیادہ حیران تھی۔ انہیں کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عالمگیر ہی ہے جو لوٹ کر واپس آیا ہے۔ عالمگیر نے اپنی باہیں بی جان کے گلے میں ڈالیں، لیکن اسی منٹ میں بی جان کا شک حقیقت میں بدلا جب عالمگیر کے حلق سے چند فکرے ادا ہوئے۔ بی جان، میں لوٹ آئی ہوں۔ میں اتنی آسانی سے تم لوگوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ بی جان نے فوراً ہی اس چڑیل کے وجود کو اپنے وجود سے جدا کیا۔ وہ چڑیل جو کہ عالمگیر کے روپ میں تھی، پھر سے خوفناک بیلا کا روپ دھار چکی تھی۔ تاشی اور بی جان آزاد ہونے کے بعد پھر قید ہو چکی تھی۔ بس فضا میں بیلا کے بے ذوق کہکہے تھے۔ تاشی کا سہمنا تھا اور بی جان کا خون کے آنسو رونا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک نوکیلا خنجر بیلا کے دل کے آر پار ہو گیا۔ وہ تڑپی، چیخی اور زمین پر گری۔ تاشی نے چیختے ہوئے خود کو بی جان سے لپٹا لیا۔ وہ ولی تھا جس کے ہاتھ بیلا کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ خنجر ولی کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ بی جان عالمگیر نہیں رہا۔ یہ چڑیل عالمگیر کو بہت پہلے ہی مار چکی ہے۔ مجھے علم تھا بیٹا کہ یہ میرا عالمگیر نہیں ہے۔ یہ چڑیل ایک ماں کی ممتا کا امتحان لے رہی تھی، لیکن ماں کی ممتا سے کون جیت پایا ہے؟ اللہ نے ولی کو فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ ولی کے اہم قدم نے تاشی اور بی جان کو اس چڑیل کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا لیا تھا۔ ولی نے مٹی کا تیل چھڑک کر اس چڑیل کی لاش کو آگ لگا دی اور پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا۔